नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज के एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए आज की स्टोरी लिस्ट की बात करते हैं। पहली स्टोरी है, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो लव जिहाद के कानून का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वो धर्मांतरण के खिलाफ हैं। क्या कुछ कहा है और किसके बैकड्रॉप में ये सारी चीजें हुई हैं, आपको उसके बारे में बताएंगे। दूसरी खबर है, किस तरीके से जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है उससे हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी ट्रैवलर्स जो ब्रिटेन से भारत आए थे और लगभग अलग अलग एयरपोर्ट्स पे 33,000 लोग आ चुके हैं, जिनमें से कि 20 कोरोना के नए स्ट्रेन से डिटेक्ट हुए हैं। और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दिया है, कईयों ने गलत एड्रेस दिए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस नए कोरोना वायरस के फैलने का डर अब कितना बढ़ गया है भारत में, इसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है कि उज्जैन के बाद अब इंदौर में भी पत्थरबाजी का एक मामला सामने आया है, और जहां पर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अब वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। और ये सारी चीजें उस दौरान हुई जब राम भक्त रैली निकाल रहे थे डोनेशंस को लेकर। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए डोनेशंस की जो संग्रह रैली है वो निकाल रहे थे, उसके दौरान ये हादसा हुआ है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। आप इतने दिन से सुन रहे थे कि हम लव जिहाद कानून के अलग अलग जो एपिसोड्स हुए हैं और जिस तरीके की धरपकड़ यूपी में हो रही है उससे जुड़ी हुई लगातार खबरें आपको सत्य हिंदी बताता हुआ आ रहा है। और अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े केंद्रीय मंत्री का बयान अभी तक हमने नहीं सुना था। लेकिन आज पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जितने राज्य इस लव जिहाद के कानून को जिन्होंने पारित किया है उन्होंने बहुत सोच समझकर किया होगा। और उसके पीछे राजनाथ सिंह ने तथ्य क्या दिए हैं आपको ये बताते हैं। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले ये कहा है कि वो जबरन धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से जो ये मैस कन्वर्जन्स होते हैं, जो बड़े सामूहिक तौर पर जो धर्मांतरण होता है वो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोला कि जहां तक वो जानते हैं तो मुसलमान अपनी कौम से बाहर में शादी नहीं करते हैं, इसलिए धर्मांतरण की जो पूरी बात है वो पूर्ण रूप से गलत है। फिर उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है। और उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक शादी में और फोर्स्ड कन्वर्जन में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल मैरिज एंड अ फोर्स्ड कन्वर्जन। इस बात को राजनाथ सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत से मामले आए हैं जहां पर लालच और किसी न किसी प्रलोभन के जरिए लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें सारे राज्यों ने सोच समझकर ही सोचा समझा होगा और तभी ये वो कानून लेकर आए हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की धरपकड़ हमने यूपी में देखी थी और जिस तरीके की गिरफ्तारियां हुई हैं, खासकर मुरादाबाद का केस और जो बिजनौर का जो केस हमारे सामने आया था, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने एक बार भी इस बात की आलोचना नहीं की कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से असंवेदनशील तरीके से मुस्लिम्स को टारगेट करने की कोशिश किया या एक खास समुदाय के जो मुसलमान जो मेल्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश किया, उन लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस में बिलीव करती हैं, अपनी शर्त से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं। इन किसी भी चीज का
खंडन नहीं किया। उन्होंने ये कहा बल्कि कि जो ये राज्य सरकारें इस तरीके का कानून लेकर आ रही हैं उन्होंने बहुत सोचा समझा होगा। तो ये एक बड़ा बयान है और ये बड़ा बयान बहुत सारी चीजें मैसेज देता है, जो कि एक बड़ा हिंदुत्व एजेंडा है जो कि बीजेपी पूरा भी कर रही है। और क्यों नहीं पूरा करेगी जब उसे एक बड़ा मैंडेट मिला है। तो जो आरएसएस का एजेंडा था कि जो लव जिहाद, हमेशा आरएसएस ने इस बात को कहा है कि जो मुसलमान लड़के हैं वो भ्रमित करते हैं हिंदू लड़कियों को और उनसे जबरन धर्मांतरण करके उनसे शादी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज राजनाथ सिंह ने आरएसएस के इस एजेंडे को एंडोर्स किया है। और एंडोर्स करने की वजह यह है कि बीजेपी का आइडियोलॉजिकल पेरेंट है आरएसएस, और राजनाथ सिंह ये हिम्मत नहीं कर सकते थे कि लव जिहाद के कानून के खिलाफ बोले। तो आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बयान ने लव जिहाद के कानून को एंडोर्स कर दिया है। और ये एक और दिशा में चीजों को लेकर जाता है कि अभी तो कुछ ही राज्य हैं, लेकिन बाकी राज्यों में भी ऐसा लगता है कि लव जिहाद का कानून लाया जाएगा, क्योंकि जो लॉजिक राजनाथ सिंह ने दिया है कि कभी कभी लालच से, प्रलोभन से जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण किया जाता है वो होना नहीं चाहिए। और खासकर जो मुसलमानों के बारे में उन्होंने बोला कि मुसलमान अपनी कौम से बाहर में ज्यादातर शादी नहीं करते हैं। तो फिर ये जो पूरा लव जिहाद का कानून है उसका लॉजिक उन्होंने बताया कि और उसको सही ठहराया है। लेकिन हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तो बहुत आलोचना हो रही है। अभी कल ही हमने देखा था कि किस तरीके से जो 104 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी और उसमें बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन, फिर उसके बाद फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो निरुपमा राव है वो रह चुकी हैं, पूर्व सलाहकार जो प्रधानमंत्री के हैं टीके नायर, वो लोग शामिल हैं इसमें। और उन्होंने ये कहा है कि इस ऑर्डिनेंस को या इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए और चीफ मिनिस्टर यानी योगी आदित्यनाथ को खुद संविधान फिर से पढ़ना चाहिए और अपने आप को लिटरेट बनाना चाहिए संविधान के बारे में, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो संविधान की कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं संविधान के नाम पर, और आज उसी संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। इस चिट्ठी में इस बात को इन सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने लिखा है। उसमें इस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि यूपी अपनी गंगा जमनी जो तहजीब है उसके लिए जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश किसका अड्डा बन गया है? नफरत की राजनीति का अड्डा बन गया है, विभाजन का, कट्टरता का। तो ये सारी चीजें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं कि हाउ यूपी हैज बिकम एन एपिसेंटर ऑफ बिगेटरी, ऑफ डिविजन, ऑफ हेट पॉलिटिक्स। ये सारे पॉइंट्स उस चिट्ठी में लिखे गए हैं। और साथ में ये भी उन्होंने उल्लेख किया है बिजनौर और मुरादाबाद के केस का, जहां पर किस तरीके से जो माइनॉरिटीज में जो मेल्स हैं, खासकर जो मुस्लिम मेल्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है जो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का वायलेशन है। इन सारी चीजों को इन रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने याद दिलाया है योगी सरकार को। लेकिन क्या योगी मानेंगे? और खासकर तब जब राजनाथ सिंह जैसे लीडर ने इसको एंडोर्स किया हो। और राजनाथ सिंह के एंडोर्स करने का मतलब ये है कि जितने भी और केंद्रीय मंत्री हैं वो जाहिर सी बात है कि वो लव जिहाद के कानून के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे और ना ही वो योगी सरकार की पुलिस या योगी सरकार की आलोचना करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार और साथ में योगी सरकार दोनों ही लव जिहाद के कानून को सही ठहराने में कामयाब हो रहे हैं। और कामयाब ही नहीं बल्कि जो पुलिस का एक जो सेंसिटाइज करने की जो जरूरत है उस पर भी राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला कि पुलिस को अपना एनफोर्समेंट कैसे करना चाहिए। इन चीजों पर राजनाथ सिंह ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये जरूर बोला कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि जो जबरन धर्मांतरण होता है वो रोका जाए। लेकिन जो पेचीदे क्लॉजेस हैं इस कानून में उसके बारे में राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखें तो केंद्र सरकार की आज मुहर लग गई राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कि लव जिहाद के कानून को सही ठहराया जा रहा है। अब इस पर योगी की आलोचना चाहे जो भी करे, लेकिन योगी सरकार तो अपनी ही स्पीड से चलेगी, अपनी ही गति से चलेगी और उनके हिसाब से तो मुस्लिम्स को टारगेट करना चाहिए, खास समुदाय को टारगेट करना चाहिए, उन लड़कियों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो हिम्मत करके अपने धर्म के बाहर से शादी करती हैं। और कोर्ट क्या कह रहा है उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट
कैलकाटा हाई कोर्ट, सब हाई कोर्ट्स ने, इतने सारे हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है कि संविधान में धारा जो आर्टिकल 14 है, 15 है, आर्टिकल 21 है, इन सब का वायलेशन है लव जिहाद का कानून। और इन तीनों हाई कोर्ट्स ने इस बात को कहा है कि कोई भी अगर एडल्ट व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने धर्म के बाहर शादी करना चाहता है तो वो उसका राइट टू चॉइस है, वो उसका एक मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकारों को किसे फिक्र पड़ी है? अगर फिक्र होती तो शायद आज राजनाथ सिंह ने कुछ बोला होता, अगर फिक्र होती तो योगी सरकार ने बहुत पहले ही अपनी पुलिस को सेंसिटाइज किया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन से, जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से आया है। उसको लेकर भारत में काफी हड़कंप मच गया है। अब आपको एक संख्या बताते हैं कि इस समय वैसे भी भारत इस समय दूसरे नंबर पर है जहां तक कोरोना वायरस के केसेस का मामला है। अमेरिका के बाद भारत सेकेंड नंबर पर है कोरोना इन्फेक्शंस के मामले में। अब आपको बता दें कि नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 23 तक 33,000 लोग यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से भारत आ चुके हैं। और अभी पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि किस तरीके से 20 इन्फेक्शंस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन के भारत में पाए गए हैं। और ये जो 20 केसेस हैं ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इस समय रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर 8 केसेस रजिस्टर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजीज कंट्रोल में, 7 केसेस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज इन बैंगलोर, 2 केसेस हैं सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन हैदराबाद, उसके बाद एक केसेस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कोलकाता में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इन दिल्ली। तो ये सारे केसेस हैं। एक 2 साल की बच्ची का केस भी सामने आया है, वो मेरठ की थी। इसकी पूरा जो परिवार था वो यूके से आया था। और आपको ये बता दें कि जो ये 2 छोटे बच्चों में जो केसेस नजर आए हैं, यूके के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो ये नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी कि जो संक्रमण फैलाने की जो पूरी जो शक्ति है वो 70% ज्यादा है जो फाउंडर कोरोना वायरस है उससे ज्यादा है। कितना नुकसानदायक है, कितना जानलेवा है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन यूके के हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बच्चों को ये ज्यादा इंपैक्ट करता है नए कोरोना वायरस का स्ट्रेन। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने भी ट्रैवलर्स अभी आए हैं यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, साउथ ईस्ट एसेक्स एरिया से, जो ये पूरा एरिया है जहां पर ये नए कोरोना वायरस स्ट्रेन का इन्फेक्शन पाया गया है, तो वहां से मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि 33,000 लोग आ चुके हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई है। मिसाल के तौर पर मैं अब आपको बताना चाहती हूं एक एक करके। कई स्टेट्स हैं, कई राज्यों ने यह रिपोर्ट किया है कि कुछ जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, कुछ ने अपने गलत एड्रेसेस दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकती है। सिर्फ दिल्ली की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 90 केसेस ऐसे हैं जो ट्रेस अभी तक नहीं हो पाए हैं नए कोरोना वायरस के। 279 केसेस तेलंगाना के हैं जो कि ट्रेस नहीं हो पाए हैं नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के। और तो आप ये सोच सकते हैं, कर्नाटका एक मिसाल, कर्नाटका की मिसाल भी मैं देना चाह रही हूं कि कर्नाटका से 1 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में 2,406 लोग ग्रेट ब्रिटेन से आए हैं और जिसमें से 570 लोग गायब हैं, यानी कि किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हैं, उनके एड्रेसेस गलत है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ऐसे लोग इन्फेक्शन लेकर आए हैं तो किस तेज गति से ये इन्फेक्शन अब फैलेगा इन सारे राज्यों में, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस जब पिछले साल फैला था, जब संक्रमण बढ़ रहा था, तो उसी तरीके से कितने लोगों के ऐसे हादसे हमने सत्य हिंदी पे आपको बताए थे कि बड़ी बड़े जो कुछ लोग, पंजाब का एक जत्था आया, वो चला गया, वो गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ शादी के बड़े बड़े ग्रुप्स आए थे, वो अचानक से गायब हो गए और इसी तरीके से ये संक्रमण फैला। और आज हालत ये है कि भारत इस समय नंबर 2 पर है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, नंबर ऑफ कोविड इन्फेक्शंस। और अभी तो जो हम फाउंडर वायरस है उसी के इन्फेक्शन से हम अभी जूझ रहे हैं। अब ये एक नए कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन आया है 5.1.1.7 जिसे हम कहते हैं, तो उसका एक दूसरा सिरदर्द बढ़ गया है। अब इससे कितने लोगों में संक्रमण फैलेगा
ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो सेकेंड और थर्ड वेव हमारे देश में आया ही नहीं है और हम अभी जो पहला वेव है उसी से नहीं जूझ पा रहे हैं। और अब ये जो दूसरा जो नए कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है जो कि और भी कई देशों में पाया गया है, अब उससे हम कैसे जूझेंगे। आज वैक्सीन को लेकर एक जरूर खुशखबरी है कि जो एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन थी उसको अप्रूवल ब्रिटेन में मिल गया है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि भारत में बनने वाली जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको भी जल्दी अप्रूवल मिल जाए और जनवरी के हो सकता है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि पहले हफ्ते में हो सकता है कि जो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये तो तब की तब है जब टीकाकरण शुरू होगा, लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी इसका इतना आसान नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है और सरकार उसे कैसे निपटेगी वो अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है कि जो ये नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, इतने सारे जो लोग मिसिंग है, जिनके फोन स्विच ऑफ है, जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, उनकी धरपकड़ कैसे होगी, सरकार उन तक कैसे पहुंचेगी, उन्हें कैसे आइसोलेट करेगी, ये इस समय बड़ी चुनौती है। तो बॉटम लाइन यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करें और अगर जरूरत ज्यादा ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और जब तक ये सेल्फ डिसिप्लिन लोगों में नहीं आएगा तब तक शायद इस तरीके से ये संक्रमण बढ़ता ही जाएगा और ये कहां जाकर रुकेगा, इसे अभी कहना मुश्किल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर एक बार फिर से पथराव की घटना सामने आई है। अभी कुछ ही दिन पहले 25 दिसंबर को आपने देखा था कि उज्जैन में पथराव हुआ था और वो तब हुआ था जब राम भक्त जन जागरण अभियान चला रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे, जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जो डोनेशंस और चंदा इकट्ठा करने का काम चल रहा है, तो उसी दौरान ये पथराव हुआ था। और उज्जैन के बाद अब इंदौर में भी वही चीज हुई है। ये मामला है देपालपुर तहसील का, इंदौर के, जहां पर चांदन खेड़ी एक गांव है। ये वहां पर राम भक्त ये रैली निकाल रहे थे और सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि जब मुस्लिम समुदाय का जो पूरा इलाका है वहां जब ये रैली जब उसके पास आई तो वहां पर शायद हनुमान चालीसा का पाठ लोग पढ़ने लगे। उसके बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों में और राम भक्तों के बीच में झड़प हुई। वो झड़प मारपीट में बदली और मारपीट के बाद पथराव हुआ और अब वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन आज सवाल यह है कि इस तरीके से माहौल आज कौन बिगाड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस समय उज्जैन में जब ये हालात हुए थे और उज्जैन में जिसने भी जो एक मुस्लिम समुदाय जो मुस्लिम मॉब था जिसने पथराव किया था राम भक्तों के ऊपर, तो उसके बाद शिवराज सिंह की जो सरकार है उसने उन मॉब्स के घरों को तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था और उनकी जो रोजी रोटी थी वो छीन ली गई थी, जिसको लेकर जो आरिफ मसूद है भोपाल मध्य के जो विधायक भी हैं, उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक में कमलनाथ से इस चीज को डिस्कस भी किया था, एक कमेटी बनाने की बात की थी, वो नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं आज सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये माहौल कौन खराब कर रहा है। अब सत्य हिंदी से एक खास बातचीत में ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के डॉक्टर अशाफ खुर्रम ने इस बात को कहा कि जो ये डोनेशंस और चंदे का काम कर रहे हैं राम भक्त और जो रैलीज निकाल रहे हैं, तो उससे मुस्लिम समुदाय को परहेज नहीं है और ना ही कोई एतराज है। लेकिन क्या वजह है कि जो ये राम भक्त है ये लोगों को वहां पर मुस्लिम इलाकों में उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ है वो मुस्लिम इलाकों में क्यों पढ़ा गया, उनका सवाल ये था। और तो उन्होंने कहा कि ये तो कहीं ना कहीं उकसाने की बात ज्यादा हो रही है। तो ये जो आरोप बार बार लग रहे हैं शिवराज सिंह की सरकार पर कि ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस बात को आरिफ मसूद ने भी कहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमने जिस तरीके का एक माहौल 1992 में जब बाबरी विध्वंस का केस हमने देखा था, उस समय सांप्रदायिक दंगे देखे गए थे और सांप्रदायिक दंगे ऐसे ही भड़कते हैं। आपको ध्यान होगा पुराने दिनों में
कि कैसे सांप्रदायिक दंगे भड़कते थे। तो आज उसी तरीके की चीजें फिर से सामने आ रही हैं। हमने उज्जैन में देखा कि किस तरीके का कि जो ये जन जागरण अभियान जो राम भक्त चला रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जन जागरण का जो रैलीज निकाली जा रही हैं या चंदा इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है, वो मुस्लिम इलाकों में क्यों किया जा रहा है। और अगर मुस्लिम इलाकों में किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समुदाय थोड़ा सा उसको उकसाने का काम किया जाएगा, वो भी आग बबूला होंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके की पत्थरबाजी या मारपीट की घटना सामने आएगी। अब ये जो इंदौर की घटना थी, इसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पर खड़ी थी और जब ये विवाद जब ज्यादा बड़ा हो गया तो पुलिस वहां से हट गई। उसके बाद डीएम ने इस पूरी चीज का संज्ञान लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आज मध्य प्रदेश एक अपनी शांतिप्रिय माहौल के लिए जाना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। आज वहां पर एक सांप्रदायिक वातावरण बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और आड़ क्या लिया जा रहा है कि ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए हम जन जागरण अभियान निकाल रहे हैं, जन जागरण रैलीज कर रहे हैं, चंदा मांगने का काम कर रहे हैं, तो चंदा मांगने का काम कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम इलाकों में वहां के लोगों को उकसाया जाएगा, उनके जो पूजा स्थल हैं वहां पर या आराधना स्थल है उसके पास हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ी जाएगी, तो कोई कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर उकसाने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो इसमें आप किसको दोष देंगे? शिवराज सिंह चौहान की सरकार को कि प्रशासन को? दोनों ही कहीं ना कहीं बिल्कुल कल्पेबल है इस चीज में और दोनों को दोषी देना चाहिए। लेकिन जो मध्य प्रदेश, जैसा मैंने कहा कि अपने शांतिप्रिय माहौल के लिए जाना जाता है, आज फिर वहां पे एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको फिर से एक बार थोपने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि एक बार नहीं, कई बार हिंदू राष्ट्र की जो हम बात करते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र को बनाने की दिशा में ही एक ये कदम नजर आ रहा है, जहां पर माइनॉरिटीज भय में रहते हैं, माइनॉरिटीज का डोमिनेशन होता है। और ये डोमिनेशन कौन करता है? जो मेजॉरिटेरियंस हैं, जो हिंदूज हैं, वो डोमिनेट करने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक दंगे, चाहे हमने वो उज्जैन में देखे या इंदौर में देखे, वो कहीं ना कहीं ये इसी तरीके का एक माहौल क्रिएट करता हुआ दिखता है। तो क्या इसके लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार को दोषी ठहराया जाएगा? क्या प्रशासन ने कड़े कदम नहीं उठाए उसके लिए क्या दोषी ठहराया जाएगा? और जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर को ध्वस्त किया गया, जो उज्जैन की हिंसा थी उसमें, तो उनकी रोजी रोटी पर लात मारने की क्या जरूरत थी? इसको कोई अच्छे ढंग से भी इसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो सांप्रदायिक दंगे, जो बार बार ये आरोप लगता है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं, तो वो बातें आज कहीं ना कहीं सामने प्रूफ होती हुई नजर आ रही हैं। इस पर आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। और आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @needu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर के ऐप से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।